लगातार जारी है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए जा रहे हैं। कई बड़े शहरों में, खासतौर से राजधानी कीव का जिक्र करें तो अलर्ट जारी किया गया है हवाई हमले का। और राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन हार नहीं मानेगा, साफ है, किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। सेना अपनी जमीन के लिए इसी तरह से यह लड़ाई रूस के खिलाफ लड़ती रहेगी। तो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह बड़ा बयान एक बार फिर सामने आया है। कई बार इससे पहले भी जेलेंस्की कह चुके हैं कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, हम अपनी जमीन को बचाने के लिए यहीं पर टिके रहेंगे, मैं कहीं भागूंगा नहीं, कीव में ही मौजूद हूं। Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, якою не була ціна. Ми будемо битися в лісах. तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यूक्रेन इसी तरह से डटा रहेगा जब तक कि रूस अपना युद्ध खुद से नहीं रोकता है। यूक्रेन ने खार्किव के पास रूस की सेना के एक और मेजर जनरल को मारने का बड़ा दावा किया। एक हफ्ते में रूस की आर्मी के ये दूसरे बड़े अधिकारी हैं जो जंग के मैदान में मारे गए हैं। लड़ रही पुतिन की सेना को बड़ा झटका लगा, क्योंकि मेजर जनरल विताली गेरासिमोव यूक्रेन में लड़ रही रूसी सेना के डिप्टी कमांडर भी थे। बताया गया कि खार्किव के पास जंग के समय उनकी जान चली गई। विताली गेरासिमोव रूस की सेना में अपनी जाबाजी और दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने इससे पहले भी कई बड़े अभियानों को अंजाम दिया। वो 1999 से 2009 के बीच चेचनिया के साथ दूसरा युद्ध लड़े और रूस को जीत दिलाई। चेचनिया के अलावा सीरिया में भी उन्होंने सेना के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, मार्च 2014 में क्राइमिया को रूस का हिस्सा बनवाने में भी ये कामयाब हुए थे। पिछले हफ्ते ही यूक्रेन ने इस युद्ध में रूस के एक और मेजर जनरल आंद्रेई सुकोवेत्स्की को मौत के घाट उतारने का दावा किया था। तो रूस में बड़े देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का जिक्र कर लेना भी जरूरी है, क्योंकि रूसी हमले के बाद कई देशों का प्रतिबंध अब तक सामने आया है। रूस के सेंट्रल बैंक ने कैश देना बंद कर दिया है। कस्टमर अपने खाते से $10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है और लोगों में एटीएम से पैसे निकालने की होड़ देखिए किस तरह से मची हुई है। ये लंबी कतार आप देखिए। दरअसल लोगों में अब इस बात का खौफ हो गया है कि आगे अगर उनके पास पैसे नहीं बचे तो किस तरह से वो अपनी और अपनों की जिंदगी यहां पर चला पाएंगे। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पैसे को लेकर एक डर बना हुआ है, शंका बनी हुई है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन के हालात पर दुख जाहिर यहां पर किया गया है। शी जिनपिंग ने युद्ध को रोकने की अपील यहां पर रूस से की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह बयान सामने आया है। यूक्रेन में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे लेकर शी जिनपिंग की तरफ से दुख जाहिर किया गया और साथ ही साथ शी जिनपिंग की तरफ से युद्ध को रोकने की अपील भी यहां पर की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने किस तरह से रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, किस तरह से रूस पर यह प्रतिबंध लगाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच चीन का भी अपना रुख है और इस रुख के चलते कहा जा सकता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह बयान काफी अहम हो जाता है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के जो हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं, बमबारी के बाद जिस तरह से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिस तरह से यूक्रेन का जो चप्पा चप्पा है इस वक्त रूसी हमले को झेल रहा है, दुख जाहिर इस पर किया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम यहां पर नहीं ले रही है। उधर अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने की कोशिश और ज्यादा तेज कर दी है। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने रूस से तेल गैस आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। अमेरिका, यूरोप समेत कई देश पहले ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगा चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका समेत कई देशों से रूस से कच्चे तेल का आयात रोकने की अपील की थी। देखिए, रूस को प्रतिबंधों के जरिए कमजोर करने की कोशिश, उसे आर्थिक और राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश यूरोपीय देशों की तरफ से यहां पर की जा रही है और यही कोशिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल भी यह खबर सामने आई थी कि और कड़े प्रतिबंधों का सामना रूस को करना होगा। हालांकि रूस कह चुका है कि यह मेरा निजी मामला है, निजी मसला है, इसमें किसी की भी दखल अंदाजी उसे मंजूर यहां पर नहीं है। Since Putin began his military buildup on Ukrainian borders, just since then, the price of the gas at the pump in America went up 75 cents. And with this action, it's going to go up further. I'm going to do everything I can to minimize Putin's price hike here at home. तो आर्थिक तौर पर किस तरीके से रूस को कमजोर किया जाए, इसकी रणनीति के तहत अमेरिका आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि रूस पर क्या कुछ कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। रूस से तेल गैस नहीं खरीदेगा अमेरिका, ये बड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही कच्चे तेल के आयात पर पाबंदी लगा दी गई है अमेरिका की तरफ से। इसके अलावा आपको बता दें, क्योंकि अब बोरिस जॉनसन भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन भी बंद करेगा तेल का आयात। इस साल के अंत तक का समय दिया गया है। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने पाबंदी लगा दी है तेल और गैस के आयात पर। जेलेंस्की की अपील के बाद यह फैसला कई देशों की तरफ से लिया गया।
तो यूक्रेन के शहरों से पलायन यहां पर जारी है और ये पलायन किस तरह से बड़ी संख्या में तब्दील होता जा रहा है। 20 लाख से ज्यादा लोग जो है वो पलायन अब तक यूक्रेन की धरती से कर चुके हैं। सुमय का जिक्र कर लेते हैं, एक अच्छा खासा शहर जहां से भारतीय छात्रों का जत्था निकल रहा है। जिस बस से भारतीय छात्र शहर छोड़ रहे हैं उसमें देखिए हिंदुस्तान का तिरंगा लहराता आपको नजर आ रहा होगा और रूस की सेना उस बस को निकालने में मदद भी कर रही है। वहीं पोल्तावा से भी ये पलायन जारी है। ट्रेन से छात्र शहर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि ये जमीन उसके लिए सुरक्षित किसी भी कीमत पर फिलहाल इस वक्त तो नहीं है। और यूक्रेन में सिर्फ एक स्टेशन पर ही नहीं, सभी जगहों पर आप देखेंगे तो लोगों को अपना देश छोड़कर जाने के लिए किस तरह से जद्दोजहद करनी पड़ रही है, मशक्कत करनी पड़ रही है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों का शिकार हुए खार्किव शहर का जिक्र कर लेते हैं। इसे छोड़ने वालों की लिस्ट, फहरिस्त लंबी होती जा रही है। खार्किव में एक रेलवे स्टेशन की जो तस्वीर देखने को मिली, उसमें एक ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग नजर आए। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब उस भीड़ में कहीं गुम दिखे। स्टेशन पर दूर दूर तक इतने लोग जुट गए कि उनकी गिनती कर पाना नामुमकिन नजर आया। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दें कि यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका का बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। करीब 4000 सैनिक मारे जाने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। अमेरिका ने मारे गए रूस सैनिक बताए हैं कि रूसी सैनिक मारे गए हैं यूक्रेन के हमले में, यानी कि यूक्रेन ने जो मुंहतोड़ जवाब यहां पर रूसी हमले को दिया है उसे लेकर अमेरिका का यह बड़ा दावा। करीब 4000 रूसी सैनिक मारे जाने का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। देखिए अमेरिका की नजर खासतौर पर बनी हुई है क्योंकि जब नेटो में शामिल होने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की थी तब अमेरिका का सबसे बड़ा सपोर्ट यहां पर सामने आ रहा था। हालांकि जेलेंस्की यूरोपीय देशों की तरफ भड़कते हुए, नाराज होते हुए जरूर नजर आए थे, भावुक अपील भी कई बार कर चुकी थी सहायता के तौर पर। और अब अमेरिका अपनी तरफ से यह दावा कर रहा है कि रूसी सैनिकों के मरने की जो संख्या है वो कितनी ज्यादा यहां पर हो रही है। यूक्रेन ने जिस तरह से जवाब दिया उसमें 4000 रूसी सैनिक मारे जाने का दावा जो है वो अमेरिका की तरफ से किया गया है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील जो कि पहले भी सामने आई है, एक बार फिर से यहां पर सामने आ रही है। क्या वो अपील है वो भी आपको बताते हैं क्योंकि जेलेंस्की अपील कर चुके हैं। एक बार फिर से जेलेंस्की की अपील सामने आई है। इसके बाद ब्रिटेन भी रूस से तेल के आयात बंद करने को तैयार नजर आ रहा है। साल के आखिर तक रूस से तेल की निर्भरता खत्म करने का यह फैसला यहां पर लिया गया है। पीएम बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर कहा कि रूस के हमले को बंद करने की ब्रिटेन पूरी कोशिश करेगा। साथ ही यूक्रेन को एक बार फिर संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। दरअसल हाउस ऑफ कॉमन्स को वर्चुअल तरीके से जेलेंस्की ने संबोधित किया था जिसके बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने यह ट्वीट किया। और यूक्रेन से युद्ध की कई दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक छोटा बच्चा अपने सैनिक पिता को जंग के मैदान में जाने नहीं दे रहा, वो रो रहा है, तड़प रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं क्योंकि वो अपने पिता को किसी भी कीमत पर अपने से अलग नहीं करना चाहता। बमबारी के बीच बच्चे को रेस्क्यू किया गया और सुरक्षाकर्मी उस बच्चे को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच इस बच्चे के आंसू ये बताने के लिए काफी है कि महायुद्ध में परिवार से दूरी जो झेलनी बच्चों को पड़ रही है, परिजनों को पड़ रही है, वो कितना ज्यादा दर्द दे रही है। अब तक कई बच्चों की जान तक जा चुकी है। जो बच्चे यहाँ पर महफूज हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है ताकि वो रूस और यूक्रेन युद्ध का शिकार होकर अपनी जिंदगी यहाँ पर ना गंवाए। महातबाही का ये 14वां दिन है। हालांकि 14वें दिन में जो जो तस्वीरें अब तक आई है उसमें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही दिखाई है, चाहे रूस की तरफ से हो चाहे यूक्रेन की तरफ से यहाँ पर क्यों नजर ना आ रहा हो। यूक्रेन और रूस के बीच कई दिनों से ये युद्ध जारी है। आज 14वां दिन है। ऐसे में वहां के लोग भी अपने देश का साथ देने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। यूक्रेन के लीव में एक थिएटर में लोगों को हथियार चलाना सिखाया जा रहा है क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि रूस की सेना कब और कहां से उन पर हमला कर दे। यही वजह है कि आम लोग भी दिन रात करके ट्रेनिंग ले रहे हैं। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी जी जान से हथियार चलाना सीख रहे हैं। सेना के लोगों ने उन्हें छोटी सी पिस्तौल से लेकर राइफल चलाने तक की ट्रेनिंग दी। उन्होंने उन्हें शुरू से सिखाया, जैसे कि पहले पिस्तौल में बुलेट लोड करना और फिर सही निशाना लगाना। लवी में ये ट्रेनिंग लेने एक माँ बेटी की जोड़ी भी पहुंची। Ми хочемо навчитися подивитися, як користуватися зброєю, щоб захистити. ये सेंटर लवीव के पश्चिमी हिस्से में चल रहा है जहां करीब 24 गांव के लोग पहुंचे, जिनमें 1000 से ज्यादा लोग हथियार चलाना सीख चुके हैं। ये लोग यूक्रेन के बाकी हिस्से के लोगों की तरह पश्चिमी देशों से खफा नजर आए। उन्होंने बातों से जाहिर कर दिया कि उनका अब उन देशों से भरोसा उठ चुका है जो युद्ध से पहले झूठे वादे करते थे। I'm also angry at the world. Yes, they do provide weapons, but not enough. युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन के कई हिस्सों से लोग लवीव पहुंचने लगे और उन्होंने वहां शरण ली।
तो यूक्रेन रूस युद्ध का आज 14वां दिन है। किस तरह से प्रतिबंधों का सामना रूस को करना पड़ रहा है वो भी आप तक पहुंचाते हैं। बाइडेन प्रशासन ने रूस से तेल गैस के आयात पर रोक लगाने का फैसला लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका समेत कई देशों से रूस से कच्चे तेल का आयात रोकने की अपील की थी। रूस पर इस प्रतिबंध का पूरी दुनिया पर बड़ा असर होने वाला है। क्या ये असर है, आइए आपको डिटेल से बताते हैं। रूस के तेल और गैस पर प्रतिबंध लगने शुरू हो चुके हैं। अमेरिका के साथ ब्रिटेन ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ यूरोपीय संघ भी अब रूस पर तेल और गैस की निर्भरता कम कर रहा है। मौजूदा प्रतिबंध के बाद क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं। क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $140 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं। अब अंदेशा दरअसल ये लगाया जा रहा है कि अब 200 प्रति बैरल से ज्यादा भी इसके दाम बढ़ सकते हैं। इस प्रतिबंध का असर पूरी दुनिया पर यहां पर पड़ेगा। तेल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, साथ ही पश्चिमी देशों पर सबसे ज्यादा इसका असर होगा क्योंकि रूस के तेल और गैस की सप्लाई सबसे ज्यादा यही होती है। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। अगर उनके तेल पर प्रतिबंध बढ़ता जाएगा तो तेल और गैस के लिए हाहाकार मचना भी तय है। तो देखिए किस तरह से 14वें दिन की ये खतरनाक तस्वीरें सामने आती हैं अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करती हुई। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम सौंपे हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि यूक्रेन पोलैंड सीमा पर सिस्टम लगेंगे। ताकत देखिए यूक्रेन को बढ़ाने के लिए किस तरह से दी जा रही है। पोलैंड को 2 एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर मिले हैं और अमेरिका के जरिए ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर सौंपे गए हैं। पोलैंड वो देश जहां पर यूक्रेन से जाने वाले शरणार्थियों को खासतौर से जगह मिल रही है क्योंकि पोलैंड ने कहा था कि यूक्रेन जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसमें हम उसकी मदद के लिए तैयार हैं। हम शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत यहां पर करते हैं। अब एयर डिफेंस, वो भी 2 एयर डिफेंस जो है अमेरिका की तरफ से सौंपे जा रहे हैं। ऐसे जेलेंस्की की भावुक अपील कही है। जेलेंस्की का वक्त वक्त पर भड़कना और नाराज होना क्योंकि जिस तरह से यूरोपीय देशों से जेलेंस्की को उम्मीद थी कि मदद मिलेगी, नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश के बाद वो मदद नहीं मिली। फिर वक्त जिस तरह से बीतते दिन के साथ मदद यहां पर मिलनी शुरू हुई। आर्थिक तौर पर भी अब मदद मिल रही है और साथ ही साथ सैन्य ताकत के तौर पर, हथियारों के तौर पर भी ये मदद यहां पर यूक्रेन को मिलती हुई नजर आ रही है। और ये भी एक बड़ी मदद है। अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर सौंपे हैं और यूक्रेन पोलैंड सीमा पर ये एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर लगेंगे जो कि इस युद्ध में मददगार साबित होंगे यूक्रेन के पलड़े को भारी करने के लिए। और रूस की सेना के टैंक यूक्रेन के शहरों की तरफ किस तरह से बढ़ रहे हैं, इस खबर की तरफ रुख करेंगे क्योंकि खार्किव में रूस के हमले और तेज हो गए हैं। 27 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं कीव, ज़िटोमर में हवाई हमले का अलर्ट भी जारी हुआ है। लोगों को बंकर में जाने के लिए कहा तो जरूर जा रहा है लेकिन बंकरों की संख्या भी वहां इतनी ज्यादा नहीं है कि हर किसी को जगह मिल सके। तो वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर दिखाया कि कैसे उनकी सेना ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया, ध्वस्त कर दिया। लड़ाकू विमान को ध्वस्त करने के कई वीडियो अब तक यूक्रेन के जरिए सामने आ चुके हैं कि हम रूस के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन पर सेना किस तरह से मोर्चे पर खड़ी हुई है ये तस्वीरें यहां पर बताती है कि एक तरफ रूसी हमला हो रहा है, यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों को अब तक तबाह किया जा चुका है। कुछ और बड़े शहरों पर यहां पर रूसी हमला लगातार जारी है जिसे पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश यहां पर रूसी हमले में की जा रही है। तो यूक्रेन युद्ध के इस 14वें दिन की क्या कुछ अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद रूस लगातार हमले कर रहा है। रूस रुकने को तैयार नहीं है। इन सभी के बीच अमेरिका समेत तमाम देशों ने रूस पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं जो कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित यहां पर हो सकते हैं। अमेरिका का जिक्र कर लेते हैं। तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। साथ ही रूस के 4 बैंकों पर यह प्रतिबंध यहां पर लगाया गया है। इतना ही नहीं, रूस की करीब 12 कंपनीज पर यह प्रतिबंध बैन लगा दिया गया है। रूस को निर्यात होने वाले रक्षा उपकरणों पर भी यह बैन लगाया गया है। रूस के दोस्त बेलारूस पर भी यह प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि जग जाहिर है कि बेलारूस मदद यहां पर किस तरह से कर रहा है। और साथ ही तमाम अमेरिकी कंपनीज ने रूस से अपना कारोबार पूरी तरह से समेट लिया है। यूरोपियन यूनियन ने भी कड़े आर्थिक प्रतिबंध यहां पर लगाए हैं। रूस के अमीर शख्सियतों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। ब्रिटेन ने रूस की संपत्ति और बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाया है। रक्षा निर्माता कंपनी रोस्टेक का भी जिक्र कर लेते हैं जिनकी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। कनाडा ने रूस की आर्थिक तौर से कमजोर करने के लिए पुतिन को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया है। और साथ ही रूस के 60 प्रभावशाली व्यक्तियों पर, शख्सियतों पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूस के खिलाफ जापान ने भी कड़े प्रतिबंध यहां पर लगाए हैं। जापान ने सेमीकंडक्टर के आयात पर पूरी तरह से यहां पर रोक लगा दी है। तो आप समझिए किस तरह से रूस को लेकर यह प्रतिबंध यहां पर सामने आ रहे हैं। तो महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दें कि रूस पर यूक्रेन का संगीन आरोप सामने आया है।
मारियापुल में घेराबंदी का आरोप है, लोगों को टॉर्चर करने का आरोप, बंधक बनाने का आरोप यहां पर रूस पर लगाया जा रहा है। पीने का पानी तक यहां पर नहीं दिया जा रहा, ये दावा यहां पर किया जा रहा है। तो महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए किस तरह से रूस पर यूक्रेन का यह संगीन आरोप लग रहा है कि लोगों को बंधक बनाया जा रहा है, उन्हें बंधक बनाकर पीने का जो पानी है वो तक मुहैया नहीं करवाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। तो संगीन आरोप यहां पर रूस पर लगता नजर आ रहा है। तो यूक्रेन युद्ध के बीच में, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच अब अमेरिका यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बचाने की रणनीति बनाने में भी किस तरह से जुट गए हैं, अब ये खबर आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि रणनीति यहां पर रूस को झुकाने के लिए जहां यूक्रेन की तरफ से अपनाई जा रही है, तो जो देश यहां पर यूक्रेन की सहायता के लिए वो भी यहां पर दिखाते हुए नजर आते हैं। तो रूस की सेना कभी भी कीव को कब्जे में ले सकती है। ऐसे में अब अमेरिका जेलेंस्की को बचाने के लिए कमांडो ऑपरेशन की तैयारी में है। किसका जिक्र कर रहे हैं, देखिए आप। खास कमांडो दस्ते में अमेरिका के नेवी सील्स और ब्रिटेन के SAS कमांडोज शामिल। इस स्पेशल टीम को नेटो देश लिथुआनिया के एक एयरबेस पर हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि मुश्किल हालात में जेलेंस्की को सही सलामत यूक्रेन से बाहर निकाला जा सके। इस स्पेशल टीम में 150 यूएस नेवी सील्स कमांडो और 70 ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस कमांडो शामिल हैं। यानी दुनिया के 220 घातक कमांडो जेलेंस्की के लिए महाकवच बनने वाले हैं, जो कि अभी कीव से करीब 700 किलोमीटर दूर लिथुआनिया के एक एयरबेस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन का हवाला देकर रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया कि ये कमांडो दिन के 24 घंटे रेडी टू रेस्क्यू मोड में हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस की सेना घेर चुकी है। कीव के बाहरी इलाकों में जबरदस्त जंग चल रही है। कीव में किसी भी वक्त पुतिन की सेना दाखिल हो सकती है। रूस लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा है। रूस के लड़ाकू विमान बम बरसा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। यूक्रेन के सुमाई में जबरदस्त बमबारी इस वक्त भी जारी है। रूस के हमले में कई मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। अब तक हवाई हमलों से कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, नस्ते नाबूद हो चुकी है। रूस पर यूक्रेन ने किस तरह से यह हमला किया, आज उसका ये 14वां दिन है। और सुमाई का जिक्र करें, जहां से हमने खबर भी पहुंचाई कि लगातार निकालने की कोशिश यहां से भी लोगों को की जा रही है जो कि फंसे हुए हैं। पर इस बीच हवाई हमलों के चलते, एयर अटैक के चलते इमारतें जो है वो ध्वस्त हो चुकी हैं। अरुणिमा नायर हमारे साथ इस वक्त हंगरी के बुडापेस्ट से मौजूद है। सीधा रुख अरुणिमा आपकी तरफ करेंगे। 14वां दिन है, महातबाही की तस्वीरें पहले दिन से लेकर 14वें दिन तक लगातार जारी है। तस्वीरें दर्द दे रही हैं, खौफ पैदा करती हैं। बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आता है। शरणार्थी के तौर पर 20 लाख से ज्यादा लोग अब तक जा चुके हैं पड़ोसी देशों की तरफ। क्या कुछ और तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो इस वक्त रिलीफ, सबसे बड़ी रिलीफ की बात है वो ये है कि सुमी में जो हमारे नेशनल्स फंसे हुए थे, जो स्टूडेंट्स थे, नागरिक थे, उनको कई कोशिशों के बाद आज निकाला गया है। कई बार सुमी से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की कोशिश की गई। 40 किलोमीटर दूर सुमी से रशियन बॉर्डर है। वहाँ के स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि 1 घंटे की दूरी पे रशियन बॉर्डर है, अगर वो रशिया पहुँच जाएं तो वहाँ से घर आ सकते हैं, बट वो संभव नहीं हुआ। कल उनको पोल्टोवा लाया गया और अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि पोल्टोवा से उनको लेकर लिविव की तरफ ट्रेन निकल चुकी है। तो अगले 20 से 22 घंटे में वो लिविव पहुंच जाएंगे और उम्मीद है कि लिविव से पोलिश बॉर्डर कल रात या परसों सुबह तक वो पहुंच जाएंगे। तो अगले 72 घंटे में ये उम्मीद है कि सुमी में फंसे हुए जो भारतीय नागरिक थे वो हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे स्पेशल फ्लाइट से। ये आखिरी चरण हो सकता है ऑपरेशन गंगा का। हंगरी में, रोमानिया में, स्लोवाकिया में, जहां जहां भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उन सबको अब तक निकाला गया है। कल यहाँ जो बुडापेस्ट का सिटी सेंटर में होटल हंगेरिया है, जहां इंडियन मिशन का कंट्रोल रूम बनाया गया था, मैंने खुद देखा कि जो कुछ भारतीय नागरिक जो स्टूडेंट
स्टूडेंट्स नहीं थे बट क्रॉस करके आए थे और फंस गए थे और कोई उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने खुद देखा कल कि कैसे मिशन ने आखिरी वक्त पर उनके लिए बस का इंतजाम किया, उनको यहाँ से ब्यूकारेस्ट लेकर जाया गया बस से रोमानिया में, और वहाँ एक फ्लाइट उनके लिए इंतजार कर रही थी जिसको लेकर वो पहुंचे हैं। तो भारतीय मिशन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी भारतीय नागरिक फंसा हुआ है, वापस घर जाना चाहता है, उसकी मदद की जाए। सुमी में भी यही हो रहा है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक रुख है। कहानी का दूसरा रुख है बहुत सारे नागरिक पूरे देश के, सिर्फ यूक्रेन से ही नहीं बाकी देशों के भी, जो अभी भी बॉर्डर को पैदल पार करके आ रहे हैं। किसी की टांगे टूटी हुई हैं, कोई चल नहीं पा रहा है, ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, क्योंकि पुरुषों को यूक्रेन सरकार आने नहीं दे रही है। उनको कानूनन वहां रुककर लड़ाई में हिस्सा लेने की का फरमान जारी किया गया है। तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है जब आप बॉर्डर पे जाते हैं और देखते हैं किन हालातों में वो क्रॉस करके आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यूरोप के बाकी देश पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन से आ रहे शरणार्थियों को जितनी मदद वो कर सके वो की जाए। सही कहा अरुण मेवामा, दो तस्वीरें यहाँ पर सिक्के के दो पहलू की तरह से नजर आती है। पहला पहलू ऑपरेशन गंगा के तहत जिस तरह से बेहद तेजी के साथ में भारतीय छात्र यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अब भी पहुंचने की तैयारी में यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ऑपरेशन गंगा के तहत किस तरीके से देखिए अब वतन वापसी हर किसी की होती हुई नजर आ रही है और दर्दनाक तस्वीरें, डरावना मंजर वहां पर हर तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से जेलेंस्की का अब माइंड गेम निकलकर सामने आ रहा है। रूस को अलग थलग करना चाहता है रूस, जी हाँ ये माइंड गेम है, और साथ ही आर्थिक प्रतिबंध लगवाना चाहता है यूक्रेन ताकि आर्थिक मोर्चे पर रूस को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़े। रूस को आतंकी देश घोषित करवाना चाहता है, ये अपील भी की गई है जेलेंस्की की तरफ से कि उसे आतंकी देश घोषित किया जाए। जिस तरीके से नरसंहार लगातार जारी है, पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करना, ये एक और मांग यहां पर रखी गई है जेलेंस्की की तरफ से। और ये लगातार जेलेंस्की जो कि भावुक अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस लिहाज से करते हुए नजर आ रहे हैं कि रूस को पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया जाए, क्योंकि दोनों ही देश की सेना देखिए पुरजोर तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बार सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यूक्रेन और यूक्रेन की जनता झेल रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। यूक्रेन के ज़तोमर में भीषण हमला हुआ है। रूसी हमले में 5 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है, जिसमें हमले में 2 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं यूक्रेन के ज़तोमर पर, जहां पर रूसी हमले लगातार हो रहे हैं। ज़तोमर का कोना किस तरह से तबाही इस वक्त झेल रहा है। इस बीच जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन के ज़तोमर का जिक्र हम कर रहे हैं। रूसी हमला भीषण तौर पर यहां पर पहले भी हुआ है और एक बार फिर से भीषण हमले में 5 लोगों की जान चली गई, जिनमें 2 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। तस्वीरों के साथ आप देखिए किस तरह से महातबाही की कहानी उस वक्त शुरू हो गई थी जब यूक्रेन ने इस बात का ऐलान किया था कि वो नेटो में शामिल होना चाहता है, और ये बात रूस को नागवार गुजरी। उसके बाद 2 खेमों में पूरी ये तस्वीर बढ़ती हुई नजर आई। रूस ने अटैक किया पहले दिन से लेकर आज 14वां दिन है, और 14वें दिन में किस तरह से अब तक लोगों को जान गंवानी पड़ चुकी है, किस तरह से जिंदगियां जो है तिल तिल कर मरती हुई और सहमती नजर आ रही है। 20 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन तक यहाँ पर हो चुका है। रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी हमने यूक्रेन के शहरों तक की आप तक पहुंचाई है, जो कि बेहद दर्दनाक स्थिति को यहाँ पर बयां करती है कि किस तरह से अपना सब कुछ छोड़कर, अपने भविष्य को छोड़कर जिंदगी बचाने के खातिर लोग शरणार्थी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। सुरक्षित लैंडिंग की। उधर यूक्रेन की सेना ने हवाई हमले में रूसी सेना की एक गाड़ी को ध्वस्त कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया। हालांकि यह वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के हमले में रूस की सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी जोरदार धमाके के साथ आग के बड़े गोले में तब्दील होती दिखाई दी। धमाके से पहले सड़क पर खड़ी ये गाड़ी आग की लपटों में घिरी नजर आई और उससे काले धुएं का गुबार निकलता दिखा। इसके बाद गाड़ी में इतना तेज धमाका हुआ जैसे वहां कोई बहुत बड़ा बम फटा हो, और कुछ देर के लिए पूरा इलाका रूसी सेना की गाड़ी से निकली आग की रोशनी में ढक गया। वहीं जंग के 13वें दिन रूस की सेना ने कीव और खार्किव के बाद अब यूक्रेन के सुमे शहर पर भीषण बमबारी की। आरोप है कि रूस की एयरफोर्स ने वहां 500 किलो का एक भारी भरकम बम गिराया, जिसने सुमे शहर में भारी तबाही मचाई।
इस हवाई हमले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और राहत टीमों ने शहर के अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आरोप है कि रूस की फौज ने रात में हवाई हमलों के जरिए शहर के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिसकी वजह से वहां की ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं, जबकि कुछ इमारतें आग की भीषण लपटों में घिरी नजर आईं। राहत के काम में लगे लोगों ने इन इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, मगर कड़ाके की ठंड और अंधेरे की वजह से इनको बचाव के काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि राहत टीमों ने हार नहीं मानी और टॉर्च की रोशनी में ही घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग रूस के हवाई हमले में मारे गए। यूक्रेन का यह सुमी शहर राजधानी कीव से करीब 350 किलोमीटर दूर है, जिस पर रूस की एयरफोर्स जंग के 13वें दिन कहर बनकर टूट पड़ी और वहां भारी तबाही मचाई। इन हमलों में लोगों की जान तो गई ही, उनकी गृहस्थी भी तहस नहस हो गई। कहीं मकानों की पार्किंग में खड़ी कारें कबाड़ में तब्दील हो गईं, तो कहीं इमारतों के अंदर रखी चीजें आग में जलकर राख हो गईं। सुमी शहर के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें दिखा कि बचाव के काम में जुटे लोगों ने वहां घूम घूम कर मलबे में फंसे लोगों की तलाश की। हालांकि खबर है कि रूसी सेना की इस कार्रवाई से पहले ही शहर के ज्यादातर रिहायशी इलाकों को खाली करा लिया गया था। तो वहीं यूक्रेन की चपलिंका में रूस की सेना को घेरने के लिए यूक्रेन के लोग सड़कों पर उतर आए, जिनसे बचने के लिए रूस के जवानों ने हवा में कई बार फायरिंग की ताकि लोग डर कर पीछे हट जाएं। लेकिन वो लोग डरने के बजाय रूसी सैनिकों के खिलाफ और ताकत से प्रदर्शन करते दिखे, जिन्हें काबू में करने के लिए जवानों ने पहले हथियार लहराए, लेकिन बात बिगड़ती देख उन लोगों ने हवा में जबरदस्त फायरिंग की। हालांकि प्रदर्शनकारियों की हिम्मत ने जवाब नहीं दिया और इसके बाद भी वो टस से मस नहीं हुए। वो लोग यूक्रेन का झंडा लेकर रूस के जवानों को लौटने की धमकी देते दिखे। इस बीच यूक्रेन ने रूस की सेना पर ड्रोन से हमले का एक वीडियो जारी किया। बायरक्तार TB2 नाम का ये वो ड्रोन है जो उसे तुर्की से मिला है। हालांकि ये हमला किस इलाके में हुआ इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें दिखा कि एक इलाके में खड़े कुछ ट्रक इस हमले में तबाह हो गए। ड्रोन से किया गया ये धमाका इतना जोरदार था कि उन ट्रकों के चारों तरफ उसका असर दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके ड्रोन हमले में ट्रकों के साथ कई रूसी सैनिक भी मारे गए। असल में तुर्की का ये बायरक्तार TB2 ड्रोन वही ड्रोन है जिसने पिछले साल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़े नागोर्नो कराबाख युद्ध में अजरबैजान की सेना का ऐसा साथ दिया कि आर्मेनिया के पसीने छूट गए। बायरक्तार TB2 ड्रोन की गिनती दुनिया के उन सबसे आधुनिक ड्रोन में होती है जो ट्रेन और टैंकों का काल साबित होते हैं। इसका निशाना तो सटीक है ही, ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। और तो और 24 घंटे तक आसमान में 27,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है। 150 किलो का वजन उठा सकता है। चाहे दिन हो रात हो, हर वक्त दुश्मन का मुकाबला करने में माहिर है। नागोर्नो कराबाख के अलावा तुर्की का ये ड्रोन सीरिया और लीबिया की लड़ाई में भी अपना लोहा मनवा चुका है। वहीं रूस की मिसाइलें अब यूक्रेन में गैस पाइपलाइन और तेल के ठिकानों को निशाना बना रही हैं। वहां के जतोमर में रूस ने मिसाइलों से एक तेल डिपो पर हमला किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में पहले तो वहां के पूरे इलाके में शांति दिखाई दी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां एक तेज आवाज आई और चारों तरफ रोशनी फैल गई। रोशनी छटने के बाद जो दिखाई दिया वो डरा देने वाला था। मिसाइल के टकराते ही तेल डिपो से आग का एक गोला आसमान की तरफ उठता नजर आया। ऐसा लगा मानो कोई बम फट गया। थोड़ी देर तक तेल डिपो से धमाकों की आवाजें आती रहीं। इसके बाद वहां भीषण आग लग गई। रात के अंधेरे में बस तेल डिपो का वही हिस्सा दिखाई दिया जहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठी। वहां से निकले काले धुएं ने वहां के बड़े इलाके को ढक दिया, जबकि तेल डिपो में लगी आग और भड़कती गई। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों को तुरंत वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया और तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई टीमों को लगा दिया गया। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने पानी की बौछारें छोड़नी शुरू की, लेकिन वहां लगी आग पर पानी की तेज धार का भी कोई असर नहीं दिखाई दिया। आग और भड़कती गई। देखते ही देखते उसने पूरे तेल डिपो को लपटों से ढक दिया। बताया गया कि तेल डिपो में लगी आग से वहां के आसपास के इलाकों में भी काफी नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस मिसाइल हमले में किसी की जान नहीं गई। उधर इस बीच रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच 13 दिनों से जारी जंग अब और भी भीषण होती जा रही है। यूक्रेन के निकोलेव शहर में रूस और यूक्रेन की सेना का आमना सामना हो गया, जिसके बाद यूक्रेन के सभी
ब्रिटेन की संसद में दिए अपने भाषण में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की रूस को आतंकी देश घोषित करने की मांग। कहा यूक्रेन की सेना अपनी जमीन के लिए आखिर तक लड़ती रहेगी। यूक्रेन के सुमाई में फंसे सभी 694 भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। भारतीय दूतावास की बसों से पोल्तावा लाए गए लोगों को लीव पहुंचाया गया। ऑपरेशन गंगा के तहत सभी जल्द भारत लौटेंगे। सुमाई से सभी भारतीयों को निकाला गया है। जल्द ही भारत वतन वापसी होगी इन सभी छात्रों की। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सेवाएं 27 मार्च से फिर हो जाएंगी बहाल। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। अपने तय शेड्यूल के मुताबिक उड़ सकेंगे विमान। अखिलेश यादव के ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप पर बीजेपी का बड़ा वार। अनुराग ठाकुर बोले 10 तारीख के नतीजों से पहले ही लगाने लगे आरोप। 10 मार्च को कहेंगे ईवीएम बेवफा है। अगर गाइडलाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि आप ईवीएम का मूवमेंट नहीं कर सकते। 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। न्यूज 18 के पत्रकार पोल में भी यूपी में एक बार फिर योगी सरकार बनने के आसार। पत्रकार पोल के हिसाब से यूपी में बीजेपी 217 सीट जीतकर लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल कर सकती है। यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों के लिए 10 मार्च को होगी वोटों की गिनती। न्यूज 18 पर देखिए सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे सुबह 5 बजे से लगातार। देखिए टीवी पर सबसे अनोखा एग्जिट पोल। ज्योतिषी लगाएंगे सीटों का हिसाब। किसको मिलेगा राज, किसका वनवास। कुंडली पोल क्या था कि रूस रोजाना यूक्रेन पर 70 मिसाइलें बरसा रहा है, जिनमें कुछ तो बहुत ज्यादा घातक है। आरोप है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध में रूस ने 3M54 कैलिबर मिसाइल इस्तेमाल की। इस मिसाइल की लंबाई 6 से 9 मीटर और वजन करीब 150 से 250 किलोग्राम होता है, जो 400 से 500 किलो विस्फोटक लेकर चलती है। यही नहीं, एक और खतरनाक बात यह कि इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर होती है। कीव पर कब्जे की लड़ाई में रूसी सेना की एक स्पेशल यूनिट ने अपनी फौज के आगे बढ़ने के लिए वहां एक नदी पर पुल तैयार कर दिया, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने कुछ रोज पहले इस नदी पर बने पुल को धमाके से उड़ा दिया था। लेकिन कीव पर कब्जे की जंग लड़ रही रूसी फौज ने कुछ घंटों में ही वहां एक दूसरा पुल तैयार कर दिया, ताकि उसकी सेना के काफिले में शामिल गाड़ियां आसानी से नदी को पार कर सकें। नदी पर पुल बनने के बाद का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक जवान टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को पुल के रास्ते नदी पार कराता दिखा। असल में जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन की सेना ने कीव के बाहरी इलाके में नदी पर बने पुल को इसलिए धमाके से उड़ा दिया था कि रूस को कीव में घुसने से रोका जा सके। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के टैंकों को तबाह करने का दावा किया। इस वीडियो में यूक्रेन की सेना के जवान रूसी टैंकों के सामने खड़े होकर अपना दम दिखाते नजर आए, जिनके पीछे मौजूद रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थीं। यूक्रेन का एक जवान उन गाड़ियों की तरफ इशारा कर जोर से हंसता सुनाई पड़ा। साथ ही उन लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने रूस की सेना को वहां से खदेड़कर उस इलाके को कब्जे से छुड़ा लिया। जहां से ये वीडियो जारी किया गया, वहां के कई मकान और इमारतें हमले की वजह से तबाह हो गईं, जिसकी जानकारी भी यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में दी गई। रूस की सेना के 300 से ज्यादा टैंकों को बर्बाद करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया। दावा यह किया जा रहा है कि रूस की फौज को जवाब देने के लिए अब यूक्रेन के आम लोगों की भी मदद ली जा रही है। यूक्रेन की सरकार ने सीधी जंग लड़ने की बजाय गुरिल्ला वॉर लड़ने की रणनीति बनाई है, ताकि रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। रूस के सैकड़ों टैंक अब तक तबाह हो चुके हैं। गुरिल्ला वॉर के जरिए रूस की सेना पर हो रहे हमले बेहद चौंकाने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के आम लोगों को पहले ही हथियार दे दिए गए थे, ऐसे हथियार जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की सेना करती है। इनमें बड़ी बड़ी बंदूकें ही नहीं, एंटी टैंक मिसाइल तक शामिल हैं। दावा यह है कि यूक्रेन के लोग इस जंग में रूस के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। यूक्रेन की सेना रूस के रवैये पर हमलावर हो गई। उसने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने अब यूक्रेन के आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया, जिसने यूक्रेन के इस दावे की तस्दीक की।
इस वीडियो में कुछ टैंक सड़क के दूसरी तरफ से गुजरते दिखाई दिए, जिनकी नजर एक लाल रंग की कार पर पड़ते ही उन्होंने पहला हमला बोला। धमाके की आवाज आते ही कार रुक गई, लेकिन इतनी देर में टैंक ने अगला गोला सीधे कार पर ही दाग दिया, जिससे पलक झपकते ही कार के परखचे उड़ गए। इसके बाद टैंक पीछे मुड़ा और अपने रास्ते पर निकल गया। ये वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसके जरिए उसने आरोप लगाया कि रूस की सेना अब आम लोगों को निशाना बनाने पर उतर आई। इस बीच 13 दिन से यूक्रेन के साथ जारी जंग में अब रूस ने अपने सबसे ताकतवर जंगी हेलीकॉप्टर का-52 का इस्तेमाल तेज कर दिया। इसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें रात के अंधेरे में रूसी सेना के सबसे आधुनिक चॉपर का-52 एक एयरबेस से उड़ान भरते नजर आए। दुनिया भर में इन्हें एलिगेटर के नाम से जाना जाता है। इन हेलीकॉप्टरों के जरिए रूसी सेना ने यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम और कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया, जिसके लिए इस जंगी हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे पायलट हवा से ही अपने टारगेट को निशाना बनाते दिखे और उनकी ओर से दागी गई लेजर गाइडेड मिसाइलों ने पलक झपकते ही जमीन पर मौजूद यूक्रेनी सेना के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के इन घातक हेलीकॉप्टरों ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। उधर यूक्रेन की सेना ने हवाई हमले में रूसी सेना की एक गाड़ी को ध्वस्त कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया। हालांकि यह वीडियो किस इलाके का है, इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के हमले में रूस की सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी जोरदार धमाके के साथ आग के बड़े गोले में तब्दील होती दिखाई दी। धमाके से पहले सड़क पर खड़ी ये गाड़ी आग की लपटों में घिरी नजर आई और उससे काले धुएं का गुबार निकलता दिखा। इसके बाद गाड़ी में इतना तेज धमाका हुआ जैसे वहां कोई बहुत बड़ा बम फटा हो और कुछ देर के लिए पूरा इलाका रूसी सेना की गाड़ी से निकली आग की रोशनी में ढक गया। वहीं जंग के 13वें दिन रूस की सेना ने कीव और खार्किव के बाद अब यूक्रेन के सुमी शहर पर भीषण बमबारी की। आरोप है कि रूस की एयरफोर्स ने वहां 500 किलो का एक भारी भरकम बम गिराया, जिसने सुमी शहर में भारी तबाही मचाई। इस हवाई हमले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और राहत टीमों ने शहर के अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आरोप है कि रूस की फौज ने रात में हवाई हमलों के जरिए शहर के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिसकी वजह से वहां की ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं, जबकि कुछ इमारतें आग की भीषण लपटों में घिरी नजर आईं। राहत के काम में लगे लोगों ने इन इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, मगर कड़ाके की ठंड और अंधेरे की वजह से इनको बचाव के काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि राहत टीमों ने हार नहीं मानी और टॉर्च की रोशनी में ही घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई, जबकि 20 से तो यूक्रेन हर बीतते दिन के साथ तबाह होता जा रहा है। लगातार एयर अटैक के जरिए रूस किस तरह से हमला कर रहा है, तबाही मचा रहा है, उसकी तस्वीर के बीच में आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा दे। इस महायुद्ध पर ज़ेलेंस्की का रुख जरा नरम तौर पर सामने आया है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नेटो सदस्यता से किनारा कर सकते हैं ज़ेलेंस्की। डोनेस्क लुहांस्क पर चर्चा को तैयार यहां पर ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जो कि युद्ध को रोक सकती है, विराम लगा सकती है। युद्ध पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का नरमी भरा रुख सामने आया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि नेटो सदस्यता जिसका ऐलान यहां पर पिछले साल यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया था, जिसके बाद वो ही यहां पर रूस की तन गई थी और जो इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह है, इससे किनारा कर सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को भी कहीं ना कहीं ये लगा था कि सभी यूरोपीय देश एकजुट होकर उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसी तस्वीर 14वें दिन तक भी पूरी तरह सामने नहीं आ पाई। तो नेटो सदस्यता से किनारा कर सकते हैं ज़ेलेंस्की। डोनेस्क लुहांस्क पर चर्चा को भी तैयार है। ये वो दोनों शहर हैं जिन्हें स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यहां पर मान्यता दे दी और उसके बाद ये युद्ध यहां से शुरू होता नजर आया था। लेकिन देखिए इस बीच ये बीच का रास्ता निकालती हुई खबर जरूर नजर आती है कि डोनेस्क लुहांस्क पर चर्चा को ज़ेलेंस्की तैयार हैं।
ये अमेरिकी मीडिया के दावे के मुताबिक, इस खबर के मुताबिक, ये बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है कि ज़ेलेंस्की का रुख यहां पर नरम पड़ा है। ज़ेलेंस्की भी जानते हैं जिस तरह की महातबाही वो इस वक्त झेल रहे हैं। रूस साफ कर चुका है कि 4 शर्तें माननी होंगी। अगर उन 4 शर्तों को नहीं माना जाता तो हम युद्ध किसी भी कीमत पर रोकेंगे नहीं। टेबल पर जो बातचीत हो रही है वो बार बार बेनतीजा साबित हो रही है। ज़ेलेंस्की हालांकि पहले कह चुके हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो ये खबर सामने आ रही है, अगर उसमें हकीकत है, अगर ये जमीनी तौर पर जुड़ी हुई है, तो यकीनन ये बीच का रास्ता निकालती हुई नजर आती है। नीरज कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश, ये ख्वाब ज़ेलेंस्की छोड़ते हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क पर बातचीत के लिए तैयार होते हैं, तो यकीनन कुछ शर्तें तो यहां पर मान ली गई। बिल्कुल, ज़ेलेंस्की का बड़ा पे दोनों जो स्टेट्स हैं जिसको मान्यता दी है रूस ने, अगर उससे भी बातचीत करने को तैयार है, नाटो की सदस्यता लेना है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने खुद ये कहा है कि वो नहीं चाहते ऐसा देश का राष्ट्रपति होना जो लगातार भीख मांग रहा है, घिघिया रहा है कि आप उसको सदस्यता दें, और बाकी जो नाटो के देश है उसको सदस्यता देने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता आने वाले वक्त में, कोई बातचीत में कोई एक ऐसा नतीजा निकले, इस युद्ध को खत्म करे। ज़ेलेंस्की के बयान से ये साफ है। अब देखना होगा कि अगली जब बातचीत होगी उसमें जो डेडलॉक है दोनों देशों के बीच में, वो टूटता है कि नहीं। दोनों देश बार बार ये दोहराते रहे कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन दोनों देश की मांग अपनी अपनी है। लेकिन ज़ेलेंस्की के बयान से इस बात की उम्मीद जग सकते है कि आने वाले वक्त में रूस और यूक्रेन के बीच जो बातचीत होगी उसमें युद्ध के बाद संघर्ष विराम का रास्ता निकल सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक बात बखूबी जानते हैं कि वो इस युद्ध को लंबा तो खींच सकते हैं, लेकिन जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि रूस एक महाशक्तिशाली देश है। उसकी सैन्य ताकत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश वाकिफ हैं, और जिस तरह की मदद की उम्मीद वो यूरोपीय देशों से कर रहे थे, नेटो से कर रहे थे, वो मदद उन्हें उस हद तक नहीं मिल पाई है। प्रतिबंधों से रूस आर्थिक तौर पर तो कमजोर हो सकता है, लेकिन मदद उन्हें पूरी तरह से चाहिए थी। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, क्या इसके पीछे की वजह मानी जाए? अगर वाकई इस खबर में सत्यता है, या इस खबर जो कि अमेरिका मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की नेटो की सदस्यता यहां पर किनारा कर सकते हैं, तो अपने आप में ये युद्ध को रोकने के लिए एक सबसे बड़ी पहल होगी। देखिए, ज़ेलेंस्की बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि नाटो की सदस्यता उन्हें नहीं दी जा रही। उन्होंने यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए यूक्रेन की तरफ से औपचारिक तौर पे अपना आवेदन भी दिया है, वो प्रक्रिया में है। लेकिन एक सवाल ये भी उठेगा कि अगर आपको ऐसा लगता था कि नाटो के सदस्य नहीं बन सकते और अपनी मांग आप छोड़ सकते हैं, तो फिर यूक्रेन जैसे देश को आपने युद्ध में क्यों ढकेला? रूस जब बार बार अपनी मांग को दोहरा रहा था तभी पीछे हट जाते। तो ज़ेलेंस्की के नेतृत्व पर भी सवाल उठेगा, और इसीलिए उन्होंने ये कह सकते हैं एक ऑफर किया है। उनका कहना है कि वो एक ऐसे देश का नेतृत्व नहीं करना चाहते जो बार बार ये मांग कर रहा है कि उसे सदस्य बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की बार बार नाटो के सदस्य देशों और यूरोप के देशों से ये भी कह रहे हैं कि आप प्रतिबंध लगाइए। तो दोनों बातें हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की का ये बयान आने वाले वक्त में हो सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच एक संघर्ष विराम का रास्ता निकाले, क्योंकि न सिर्फ नाटो की सदस्यता न लेने की इच्छा जाहिर की है, बल्कि दोनों जो ब्रिकवे स्टेट्स हैं जिसको मान्यता दी है रूस ने युद्ध की शुरुआत से पहले, उस पर भी बातचीत करने को तैयार है। और बातचीत करने का मतलब है कि रूस जो डिमांड करता रहा है उस पर ज़ेलेंस्की रुख में, उनके तेवर में नरमी दिखाई दे रही है। और दो प्रमुख मांग, इन्हीं मांगों को लेकर देखिए दोनों देशों की सेना आमने सामने होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इन मांगों को लेकर अब झुकने को तैयार ज़ेलेंस्की आ रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़ी खबर सामने ये है कि युद्ध पर ज़ेलेंस्की का रुख नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि ज़ेलेंस्की अब मानने को तैयार होंगे, नाटो सदस्यता से लेकर किनारा कर सकते हैं, यानी कि ये मांग वो मान सकते हैं। इसके साथ ही डोनेट्स्क और लुहांस्क पर भी चर्चा करने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार है। यही दो प्रमुख मांगे लगातार पुतिन की तरफ से रखी जा रही थी, और यही दो ऐसे बड़े मुद्दे थे जो कि लगातार दोनों देशों के बीच में महायुद्ध जैसी स्थिति पैदा करते हुए नजर आ रहे थे। 24 फरवरी को जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तभी ये बात रखी गई थी कि अगर यूक्रेन चाहता है, ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि अगर इन मांगों को लेकर वो अपने कदम पीछे रख ले तो फिर ऐसे में ये युद्ध वहीं पर रुक सकता है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा था कि किस तरीके से ज़ेलेंस्की साफ तौर पर पुतिन को चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दें कि सेना के दफ्तर में आगजनी की लपटें पहुंची हुई हैं। अज्ञात आदमी ने दफ्तर पर आग लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आगजनी में कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए, स्वाहा हो गए। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि रूस के मॉस्को में आगजनी की खबर सामने आ रही है। सेना के दफ्तर में बताया जा रहा है कि आग की लंबी लंबी ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही हैं।
बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात शख्स ने, जिसके बारे में फिलहाल अभी तक कोई जानकारी यहां पर सामने नहीं आई है, उसके जरिए इसे अंजाम दिया गया, जिसके चलते कई अहम दस्तावेज जो हैं वो जलकर आग की लपटों में खाक हो चुके हैं, स्वाहा हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा नुकसान यहां पर कहा जा सकता है कि दिखाई दे रहा है। अज्ञात आदमी के जरिए जिस तरह से दफ्तर में आग लगाई गई और इस आगजनी में कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं, बड़ा नुकसान भी यहां पर हो सकता है। तो रूस के मॉस्को से यह खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आगजनी हुई है, जिसके चलते कई अहम दस्तावेज, जिसमें काफी कुछ अहम था, वो जलकर खाक हो गए। हालांकि किस मकसद से ये लगाया गया, किस शख्स ने ये लगाया गया, इसके पीछे क्या कुछ उसकी साजिश थी, क्यों उसने ये आग लगाई, अभी ये जांच का विषय है। लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे अहम दस्तावेज यहां मौजूद थे जो कि जलकर राख हो चुके हैं, जिनकी भरपाई यकीनन मुश्किल होगी, क्योंकि ये वो दस्तावेज होते हैं जिनमें बारीकी से पूरी डिटेल दिखाई देती है। तो आपने देखा कि रूस से किस तरीके से आगजनी की ये खबर निकलकर सामने आई, लेकिन अभी सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हो रहा है वो यूक्रेन की सरजमी पर हो रहा है, क्योंकि भारी तबाही लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के सूबे में भारी तबाही इस वक्त जारी है, क्योंकि लगातार पुतिन की सेना बमबारी करती हुई नजर आ रही है। लोगों के घर तबाह कर दिए गए हैं, पूरी तरीके से तहस नहस वहां पर मचा दिया गया है। और इसी को देखते हुए अब ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। दो प्रमुख मांगों को लेकर लोगों के घर पूरी तरीके से जो है तबाह कर चुके हैं वहां की सेना, रूस की सेना। और ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए किस तरीके से जो मलबे का अंबार है चारों तरफ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और यही वो आशियाने हैं, यही वो घर है जहां पर वहां के लोग बसा करते थे, अपने परिवारों के साथ वहां पर रहते थे। लेकिन रूस की सेना जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, ये पूरे के पूरे घर जो है तबाह हो चुके हैं। मलबा चारों तरफ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। मंजर आप देखिए कितना ज्यादा भयानक है, डरा देने वाला है। और ऐसे में यही तस्वीरें हर किसी के लिए चिंता बनी हुई है। तो यूक्रेन में रूसी हमले के बाद लगातार ये तबाही मची हुई है। रूसी हमले में किस तरह से यूक्रेन का चप्पा चप्पा तबाह हो रहा है, आप समझिए इन तस्वीरों के जरिए। हर तरफ आपको तबाही का मंजर नजर आएगा। और साथ ही साथ यूक्रेन के खार्किव का जिक्र करें तो भारी गोलाबारी रूसी हमले के जरिए की जा रही है। एयर अटैक जो कि रूस की तरफ से और ज्यादा तेज कर दिया गया है, उसका खामियाजा किस तरह से यूक्रेन के कई समृद्ध शहरों को भुगतना पड़ रहा है, उसकी तस्वीर के साथ साथ आपको बता रहे हैं। जो इमारतें वहां पर टिकी हुई थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। लगातार हो रही बमबारी की वजह से जो संपर्क है वो लोगों के बीच टूट चुका है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घर से निकलना तो बहुत दूर की बात है। जिन बैरक और बंकरों का जिक्र किया जा रहा है छिपने के लिए, उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेन की जमीन से बाहर जाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जिनसे बातचीत हमारी पहले भी हो चुकी है, उन्होंने ये बताया कि ये दूरी इतनी कम नहीं है। कई बार 1000 से 1500 किलोमीटर की ये दूरी हो जाती है, जिन्हें तय करना अपने आप में बेहद खतरनाक साबित होता है। तो गोलीबारी के साथ साथ बमबारी भी लगातार जारी है। और अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप कहेंगे कि वाकई अब 14 दिन बाद किस तरीके की रूपरेखा इस महायुद्ध की होने वाली है। इरपिन शहर में भारी बमबारी रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसी बमबारी की वजह से कई इमारतें जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। गोलीबारी में फ्लाईओवर भी तबाह हो चुके हैं, क्योंकि कई ऐसे फ्लाईओवर है, कई ऐसे पुल है जो कि एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में सीधे तौर पर रूस की सेना उन फ्लाईओवर पर, उन इमारतों पर गोलीबारी और बमबारी करती हुई। और ये 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इरपिन में रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं। जो भारी भरकम पेड़ वहां पर मौजूद थे उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए पूरी तरीके से सड़क ब्लॉक हो चुकी है। गोलीबारी लगातार जारी है पिछले 14 दिन से। और उन गोलियों के छर्रे आप देख सकते हैं जो कि चारों तरफ बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों को बचाने का प्रयास, अभियान भी लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं जो कि मजबूर हो चुके हैं कि किसी तरीके से अपने देश को छोड़कर वो दूसरे देश में शरण ले। और ऐसे में फ्लाईओवर भी पूरी तरीके से तबाह इस वक्त होते हुए। लोगों के लिए खाने की मुसीबतें बढ़ती देखकर कीव में कई लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने कैंप लगाकर सैकड़ों लोगों के लिए खाना पकाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में कई महिलाएं भी इस अभियान से जुड़ गई, ताकि यूक्रेन की सेना के जवानों के साथ दूसरे लोगों को भूखे पेट न रहना पड़े। Куди він пішов, куди може піти. А так дивишся інформацію. हालांकि खुले आसमान के नीचे खाना पकाना इन लोगों के लिए जान जोखिम में डालने से कम नहीं, क्योंकि सभी इलाकों में रूस की मिसाइलें और बमों की गिरने का खतरा हर वक्त बना हुआ है।
तो महायुद्ध का आज 14वां दिन है और 14वें दिन की तस्वीर देखिए कितनी ज्यादा और खौफनाक होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बीच रूस के हेलीकॉप्टर गिराने का दावा भी किया जा रहा है। ऐसे कई दावे लगातार यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। ये बताने की कोशिश यहाँ पर होती है इन वीडियो के जरिए कि हम रूसी हमले को किस तरह से क्षति पहुंचा रहे हैं। तो यूक्रेन सेना का यह बड़ा दावा यहाँ पर सामने आया है, जिसके जरिए बताया जा रहा है कि हमने रूसी हमले में उनकी सैन्य ताकत को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। लड़ाकू विमान जो कि यूक्रेन के कई बड़े बड़े शहरों को अपना निशाना बना चुके हैं, पूरी तरह से तबाह कर चुके हैं। शहर शहर चप्पे चप्पे पर बर्बादी की ये तस्वीरें सामने आ रही है और यूक्रेन के जरिए मुंह तोड़ जवाब देखिए किस तरह से दिया जा रहा है। लड़ाकू विमान रूस का गिराया गया। यूक्रेन के जवान जंग में रूसी सेना से सीधे टक्कर ले रहे हैं। पूरी ताकत से रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फ्रंट फुट पर अपनी सेना को लीड कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो रूस के सामने झुकने वाले नहीं हैं। We will continue fighting for our land, whatever the cost. लेकिन रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की सिर्फ सैन्य युद्ध ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि रूस को हराने के लिए ज़ेलेंस्की माइंड गेम खेल रहे हैं, जिससे रूस को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पुतिन की इमेज खराब हो रही है। अमेरिका समेत नेटो देश एकजुट हो रहे हैं। यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद मिल रही है। इससे भी बढ़कर ज़ेलेंस्की दुनिया भर में वॉर हीरो के रूप में उभर कर सामने आए हैं। We will not give up and we will not lose. We will fight till the end. We will continue fighting for our land, whatever the cost. ज़ेलेंस्की के माइंड गेम का असर ये हुआ कि रूस को चौतरफा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और पुतिन की मंजिल यानी कीव अभी उनके कब्जे से दूर है। ज़ेलेंस्की की कोशिश है कि रूस को साइड कॉर्नर करवाना, ताकि किसी भी देश से उसके आर्थिक, सैन्य और मानवीय रिश्ते अच्छे ना हो पाए। नेटो देशों को एकजुट करना, जिससे ये जंग सीधे रूस और नेटो देशों के बीच लड़ी जाए। रूस पर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगवाना, जिससे युद्ध के बाद रूस वर्ल्ड रेस में पिछड़ जाए। रूस को आतंकी देश घोषित करवाना, इससे यूक्रेन को दुनिया से सैन्य मदद मिलेगी। पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करवाना, ताकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और अन्य संस्थाओं से रूस पर मुआवजे का दबाव बन सके। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि नुकसान के बावजूद रूस के राष्ट्रपति पुतिन युद्ध जारी रखने के पक्ष में हैं। इसलिए कीव पर कब्जे से पहले ज़ेलेंस्की रूस को वार्ता